हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। तराइन की जंग मौजूदा हरियाणा हिंदुस्तानी तारीख के अहम तरीन मोड़ में से एक है। ये दिल्ली और अजमेर के अजीम राजपूत हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान और तुर्क हमला आवर मोहम्मद गौरी के दरमियान 1191 और 1192 में लड़ी गई। इन लड़ाइयों ने हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद डाली। तराइन की पहली जंग 1191। नतीजा पृथ्वीराज चौहान की जीत। कहानी, गौरी ने भटिंडा सरहिंद के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान की फौज ने उस पर हमला किया। तराइन के मैदानों में लड़ी जाने वाली इस जंग में गौरी की फौज राजपूतों का मुकाबला न कर सकी। गौरी बुरी तरह जख्मी होकर जान बचाकर फरार हो गया। तराइन की दूसरी जंग 1192। नतीजा मोहम्मद गौरी की फतह। कहानी, सबसे पहले अपनी शिकस्त के बाद गौरी ने 1 साल तक पूरी तैयारी की। दूसरी जानिब पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत के बाद रिलैक्स हो गए। नई हिकमत अमली, गौरी ने जंग के उसूल तोड़ दिए और सूरज निकलने से पहले राजपूत कैंप पर हमला कर दिया। उसने एक चालाक हिकमत अमली अपनाई। उसके घुड़सवार दस्ते आगे से हमला करके पीछे हट जाएंगे और जब राजपूत ताकुब करेंगे तो गौरी की मरकजी फौज उन्हें चारों तरफ से घेर लेगी। इस बार राजपूत फौज को शिकस्त हुई और पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया। तारीखी अहमियत, तराइन की दूसरी जंग में शिकस्त के साथ ही हिंदुस्तान में राजपूत असर और रसूख कम होना शुरू हुआ, जिससे तुर्क सल्तनत के कयाम की राह हमवार हुई। गौरी ने हिंदुस्तान का कंट्रोल अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया, जो बाद में हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के कयाम का बाइस बना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी खानदान का दूसरा और सबसे ताकतवर हुक्मरान था। उसने अपने सुसर जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया। उसने एक बड़ी फौज को मुनज़्ज़म किया, सल्तनत को जनूबी हिंदुस्तान में फैलाया, मार्केट कंट्रोल को नाफिज किया और मंगोल हमलों को पसपा किया। इब्तिदाई जिंदगी और इक़्तिदार में इजाफा। अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम अली गरशास्प था। वो खिलजी खानदान के बानी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। 1296 में देवगिरी पर कामयाब हमले से हासिल होने वाली बेपनाह दौलत के साथ उसने कारा मानकपुर में जलालुद्दीन को कत्ल कर दिया और खुद को दिल्ली का सुल्तान करार दिया। इंपीरियल तौसी और फौजी मुहिम्मात। अलाउद्दीन पहला मुसलमान हुक्मरान था जिसने साम्राज्य की पॉलिसी अपनाई और अपनी सल्तनत को विंध्या के पहाड़ों के पार जनूबी हिंदुस्तान तक फैला दिया। शुमाली हिंदुस्तान की फतह। उसने गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा की राजपूत रियासतों को फतह किया। जनूबी हिंद की फतह। इसके काबिल एतमाद जनरल मलिक काफूर ने देवगिरी, वरंगल, होयसाला और मदुराई की सल्तनतों को फतह किया और उन्हें सल्तनत के तहत लाया। मंगोल हमलों का सामना। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कई शदीद हमले किए। जफर खान और उलू खान जैसे काबिल जनरलों की मदद से उसने मंगोलों को हर बार फैसलाकुन शिकस्त दी। इंतजामी और इक्तिसादी इस्लाहात। तारीख इन्हें एक बेरहम हुक्मरान और अजीम मुस्लिह दोनों मानती है। मार्केट कंट्रोल सिस्टम। सिपाहियों और आम लोगों के मफाद में उसने अशिया की कीमतें मुकर्रर की और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सख्त अहलकार शाहानाए मंडी मुकर्रर किए। लैंड रेवेन्यू। उसने जमीन की पैमाइश की और पैदावार का 50% टैक्स के तौर पर जमा करना शुरू किया। फौजी इस्लाहात। बदउनवानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों, दाग को ब्रांड करने और सिपाहियों की तफसील लिखने का रिवाज हुलिया मुतारिफ कराया। फन और फन्नी तामीर। अलाउद्दीन ने इस्लाम 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली शहर की बुनियाद रखी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किला तामीर किया। गियासुद्दीन तुगलक, असल नाम गाजी मलिक, दिल्ली सल्तनत में तुगलक खानदान के बानी थे। उसने 1320 से 1325 तक हुकूमत की। वो अपनी फौजी सलाहियतों और मंगोल हमलों के 29 पसपा होने की वजह से मलिकुल गाजी के नाम से भी जाना जाता था। वो खिलजी खानदान के आखिरी हुक्मरान खसरो खान को शिकस्त देने के बाद 8 सितंबर 1320 को दिल्ली का सुल्तान बना। तुगलकाबाद का क़याम। उसने दिल्ली के करीब तुगलकाबाद के नाम से एक नई शहर की बुनियाद रखी और एक मजबूत किला तामीर किया। इंतजामी इस्लाहात। वो हिंदुस्तानी तारीख के पहले सुल्तान थे जिन्होंने ज़राअत और आबाशी के लिए नहरें तामीर की। उन्होंने डाक के निज़ाम को भी बेहतर किया। फौजी मुहिम्मात। उसने कामयाबी के साथ वरंगल और बंगाल जैसे इलाकों को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। मौत 1325 ईडी। बंगाल से वापसी के दौरान उसकी मौत उस वक्त हुई जब उसकी बेटी जूना खान
بعد میں محمد بن تغلق نے دہلی کے قریب افغان پور میں ان کی استقبال کے لیے لکڑی کا بنایا ہوا منڈپ گر گیا۔ محمد بن تغلق جو 1225 سے 1351 عیسوی تک رہا، دلی سلطنت کے تغلق خاندان کا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور متنازعہ حکمران تھا۔ اگرچہ وہ فارسی، ریاضی اور فلکیات کے اسکالر تھے، لیکن ان کے دور اندیش انتظامی فیصلوں جیسے دارالحکومت کی منتقلی اور ٹوکن کرنسی کا تعارف نے انہیں تاریخ میں علمی احمق کا لقب حاصل کیا۔ ابتدائی زندگی اور عرش پر چڑھائی۔ محمد بن تغلق کا اصل نام جونا خان یا الو خان تھا۔ اپنے والد غیاث الدین تغلق کی وفات کے بعد وہ 1325 عیسوی میں دلی کے تخت پر بیٹھا۔ اس کی سلطنت تقریباً پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی پالیسیاں اکثر ناکام رہیں۔ بڑے ناکام تجربات اور پالیسیاں۔ ان کی 5 سب سے نمایاں اسکیمیں یہ تھیں: دواب میں ٹیکس میں اضافہ 1326 سے 1327 عیسوی۔ اس نے گنگا اور یمنا ندیوں کے درمیان زرخیز علاقے میں اضافہ کیا۔ اس نے دواب کے علاقے میں ٹیکسوں میں اضافہ کیا، لیکن اسی دوران وہاں شدید قحط پڑ گیا۔ بغاوت سے بچنے کے لیے اس نے زرعی اصلاحات کے لیے دیوان کوہی کے نام سے ایک نیا محکمہ بنایا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دارالحکومت کی تبدیلی 1327 عیسوی۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس نے اپنا دارالحکومت دلی سے مہاراشٹر کے دولت آباد یعنی دیوگیری میں منتقل کیا۔ پورا دربار اور عوام وہاں گئے، لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے انہیں دلی واپس جانا پڑا، جس سے بڑی تباہی ہوئی۔ ٹوکن کرنسی 1329 سے 1330 عیسوی۔ چاندی کی قلت کی وجہ سے اس نے تانبے اور پیتل کے سکے متعارف کروائے، جن کی قیمت سونے اور چاندی کے سکوں جیسی تھی۔ مناسب کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے گھروں میں سکوں کی جعل سازی شروع کر دی، جس سے معیشت ٹھپ ہو گئی۔ کراچیل اور خراسان کی مہمات۔ اس نے وسطی ایشیا میں خراسان اور ہمالیہ کی کماؤں پہاڑیوں یعنی کراچیل مہم کو فتح کرنے کے لیے بڑی فوجیں بھیجی، لیکن سخت موسم اور جغرافیائی حالات کے نتیجے میں جان و مال کا بھاری نقصان ہوا۔ ابن بطوطہ کی آمد۔ یہ محمد بن تغلق کے دور میں تھا کہ مشہور مراکشی سیاح ابن بطوطہ 1333 عیسوی میں ہندوستان آیا۔ سلطان نے اسے دلی کا قاضی مقرر کیا اور بعد میں اسے اپنا سفیر بنا کر چین بھیج دیا۔ موت اور میراث۔ اس کی سنگی فیصلوں اور سخت سزا دینے والی پالیسیوں نے لوگوں کو ناراض کیا۔ سلطنت کے کئی حصوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑی۔ اس کا انتقال 1351 میں ٹھٹا، سندھ میں بغاوت کو دباتے ہوئے ہوا۔ مورخین کے مطابق اس کی پالیسیاں اور ارادے اچھے تھے، لیکن ان پر عمل درآمد اس قدر ناکاس۔ فیروز شاہ تغلق 1351 سے 1388 عیسوی دہلی سلطنت کے تغلق خاندان کا ایک عظیم اور انسان دوست سلطان تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی محمد بن تغلق کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا۔ وہ زراعت، تعمیرات اور محکمہ تعمیرات عامہ PWD کے قیام میں اپنی شراکت کے لیے جانا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور تاج پوشی۔ پیدائش 1309۔ تاج پوشی محمد بن تغلق کی وفات کے بعد ٹھٹھا، سندھ میں 1351 میں۔ اس کا نقطہ نظر اپنے پیشراؤں کے برعکس لبرل تھا اور اس نے اسلامی علماء کے مشورے کی بنیاد پر حکومت کی۔ اہم اصلاحات اور کامیابیاں۔ نہروں کی تعمیر۔ فیروز شاہ تغلق نے آبپاشی کے لیے کئی بڑی نہریں بنائیں، جس سے زراعت کو بہت فروغ ملا۔ شہروں کا قیام۔ اس نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 300 نئے شہر قائم کیے، جن میں جونپور، فیروز آباد، دہلی، حصار اور فیروز پور نمایاں ہیں۔ محکمہ تعمیرات عامہ۔ وہ دہلی سلطنت کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے محکمہ تعمیرات عامہ قائم کیا۔ ٹیکسیشن۔ اس نے شرعی قانون کے مطابق صرف 4 بڑی ٹیکس، خراج، جزیہ، زکوٰۃ اور خمس لگائے اور 24 بوجھل ٹیکسوں کو ختم کیا۔ فلاح عامہ کی کام۔ اس نے غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے دیوان خیرات، غریبوں کے لیے دارالشفا، اسپتال اور روزگار کے لیے دفتر روزگار قائم کیا۔ فن، تعلیم اور تعمیر۔ اشوکا ستون۔ وہ 2 اشوک ستون توپرا، ہریانہ اور میرٹھ اتر پردیش سے دہلی لائی۔ ابراہیم لودھی 1517 سے 1526 دہلی سلطنت اور لودھی خاندان کے آخری حکمران تھے۔ وہ 1517 میں اپنے والد سکندر لودھی کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی سخت اور ضدی طبیعت اور افغان سرداروں کے ساتھ کشیدہ تعلقات اس کے زوال کی بڑی وجہ تھے۔ ابتدائی زندگی اور حکومت۔ ابراہیم لودھی دہلی کے شاہی محلات میں پیدا ہوئے۔ وہ دہلی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والے پہلے افغان حکمران خاندان کے تیسرے اور آخری سلطان تھے۔
अपने वालिद के बरक्स इब्राहिम ने अफगान सरदारों की आज़ादी को महदूद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनमें अदम इत्मीनान पैदा हुआ। बड़ी जंगें और तनाज़ात। धौलपुर की जंग। इब्राहिम लोदी को मेवाड़ के ताकतवर हुक्मरान राणा सांगा के खिलाफ धौलपुर की लड़ाई में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पानीपत की पहली जंग 1526। अंदरूनी बगावतों और अपने ही दरबारियों की गद्दारी से परेशान पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने वस्ती एशिया के हुक्मरान बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान तारीखी जंग 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदानों में हुई। जवाल और मौत। इब्राहिम लोदी की बड़ी फौज के बावजूद बाबर की आला हिकमत दामरी, तुलगामा तरीका और तोपखाने का इस्तेमाल पानीपत की जंग में उसकी शिकस्त का बाइस बना। इब्राहिम लोदी इस जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। दिल्ली की तारीख में वो वाहिद सुल्तान थे जो मैदानी जंग में बराह रास्त मारे गए। इनकी मौत से दिल्ली सल्तनत के खात्मे और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद पड़ गई। इनका मकबरा इस वक्त पानीपत में सूफी बुजुर्ग बू अली शाह कलंदर के मजार के करीब वाक़। बाबर की लड़ाइयाँ। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 से 1530 में वस्ती एशिया के तैमूरी खानदान का एक हुक्मरान था, जिसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। वो एक अजीम फातेह और एक माहिर हिकमत अमली था, जिसने हिंदुस्तान में बारूद और तोपों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल मुतारिफ कराया। इब्तिदाई जिंदगी। वादी फरगाना मौजूदा उज़्बेकिस्तान में 14 फरवरी 1483 को पैदा हुए। नस्ब। वो अपने वालिद की तरफ से तैमूर और वालिदा की तरफ से चंगेज खान की नस्ल से था। ताजपोशी। 1494 में कम उम्री में, सिर्फ 11 साल की उम्र में फरगाना के तख्त पर बैठा। काबुल की फतह। वस्ती एशिया में तनाज़ात की वजह से उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। हिंदुस्तान पर हमला और मुगल सल्तनत का क़याम। हिंदुस्तान की सियासी अधम इस्तेहकाम का फायदा उठाते हुए और उस वक्त के हुक्मरानों जैसे राणा सांगा की दावत पर उसने हिंदुस्तान पर कई हमले किए। पानीपत की पहली जंग 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई। बाबर ने तुलगामा हिकमत अमली और तोपखाने का इस्तेमाल करती हुई लोदी को शिकस्त दी। इससे दिल्ली सल्तनत का खात्मा और मुगल खानदान का आगाज हुआ। खानवा की जंग 1527 बाबर और मेवाड़ के बादशाह राणा सांगा के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें बाबर फतेहयाब हुआ। चंदेरी की जंग 1528 बाबर और मदनी राय के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने फतह हासिल की। घाघरा की जंग 1529 ये बाबर की आखिरी बड़ी जंग थी, जिसमें उसने अफगानों को शिकस्त दी। अदबी खिदमत और वफात। अदबी खिदमत और वफात। बाबर एक आला पाई के स्कॉलर थे। उसने अपनी सवाने उम्री तुजु के बाबरी बाबरनामा तुर्की में लिखी। उनका इंतकाल 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। इब्तिदाई तौर पर उन्हें आगरा के आराम बाग में दफन किया गया, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बाद में उनकी मैयत को काबुल ले जाकर वहां दफन कर दिया गया। मुगल सल्तनत के बानी बाबर के 4 बेटे और एक बेटी थी। बाबर की मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके 4 बेटों में तकसीम हो गई। बाबर के बच्चों के नाम दर्ज झैल हैं। हुमायूं, वो बाबर का बड़ा बेटा था। वो बाबर के बाद मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठा और हिंदुस्तान का दूसरा मुगल बादशाह बन गया। मिर्जा कामरान, वो बाबर का दूसरा बेटा था। उसे काबुल और कंधार की हुक्मरानी अपने वालिद से विरासत में मिली थी। अस्करी, बाबर का तीसरा बेटा, जिसे संभल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हिंदाल मिर्जा, बाबर का सबसे छोटा बेटा, उसे अलवर और मेवात के इलाके विरासत में मिले। गुलबदन बेगम, वो बाबर की इकलौती मशहूर बेटी थी। वो एक बेहतरीन मुसन्निफा थी, जिन्होंने मुगल तारीख पर मशहूर किताब हुमायूं नामा तसनीफ की। मुगल तारीख के मुताबिक बाबर अपने तमाम बच्चों से बहुत प्यार करता था, खासकर अपने बड़ी बेटी हुमायूं से। एक बार जब हुमायूं शदीद बीमार हो गया, बाबर ने 3 बार उसके बिस्तर का चक्कर लगाया, अल्लाह से उसकी जान बचाने की मन्नत की। ख्याल किया जाता है कि उस मन्नत के बाद हुमायूं सेहतयाब हो गया, जबकि बाबर की तबीयत बिगड़ गई। मुगल शहंशाह हुमायूं 1508 से 1556 हिंदुस्तान का दूसरा मुगल बादशाह और बाबर का बेटा था। उनकी जिंदगी जद्दोजहद से भरी हुई थी। उसने 1530 से 1540 तक हुकूमत की। शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाने के बाद 15 साल जलावतनी में गुजारे और 1555 में दिल्ली पर दोबारा इख्तिदार हासिल किया, लेकिन अगले ही साल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल कर गए। इब्तदाई जिंदगी और ताजपोशी।
पैदाइश 6 मार्च 1508 काबुल में। वालिदैन वालिद बाबर और वालिदा माहम बेगम थीं। इल्हाक 1530 में बाबर की मौत के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं आगरा में मुगल तख्त पर चढ़ा। सल्तनत की तकसीम अपनी फैयाजाना फितरत की वजह से उसने अपनी सल्तनत को अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में तकसीम किया, जिससे उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। शेर शाह सूरी से तनाज़ा और जलावतनी। हुमायूं को अफगान हुक्मरान शेर शाह सूरी की तरफ से सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ा। चौसा की जंग 1539। इस जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई और उसे अपनी जान बचाने के लिए दरियाई गंगा में कूदना पड़ा। उसकी जान एक आबी जहाज निजाम ने बचाई, जिसे बाद में हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। बिलग्राम कन्नौज की जंग 1540। इस फैसलाकुन जंग में हारने के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और अगले 15 साल तक जगह जगह भटकता रहा। शादी अपनी जलावतनी के दौरान उसने 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की, जिनसे अजीम शहंशाह अकबर पैदा हुआ। इक़्तिदार और मौत की तरफ लौटना। बाद 1555 शाही फारिस ईरान की मदद से हुमायूं ने अपनी फौज को दोबारा मजबूत किया और सूरी खानदान के हुक्मरानों को शिकस्त देकर दिल्ली में दोबारा इक़्तिदार हासिल किया। मौत 1556। इसका इंतकाल 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के पुराने किले में शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुआ। मकबरा इनकी याद में उनकी अहलिया बेगम हाजी बेगम ने दिल्ली में शानदार हुमायूं का मकबरा तामीर करवाया, जो मुगल फन्ने तामीर का एक उम्दा नमूना है। हुमायूं के अहम बच्चों में अजीम शहंशाह अकबर समेत कई बेटे और बेटियां शामिल थीं। हुमायूं के वारिसों की कहानी मुगलिया सल्तनत में अंदरूनी कशमकश और सियासी इंतशार की वजह से बहुत दिलचस्प रही है। हुमायूं की औलाद और उनकी तारीख की तफसील दर्ज झेल है। 1. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वालदा हमीदा बानो बेगम। तारीख वो हुमायूं का सबसे मशहूर और काबिल बेटा था। वो 1542 में अमरकोट के किले में पैदा हुआ, जब हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों अपनी शिकस्त के बाद जगह जगह घूम रहा था। अपने वालिद की बेवक्त मौत के बाद वो सिर्फ 13 साल की उम्र में 1556 में मुगल तख्त पर बैठा। 2. मिर्जा मोहम्मद हकीम। वालदा महचोख बेगम। तारीख वो हुमायूं का दूसरा नामवर बेटा था। मिर्जा हकीम को काबुल का हुक्मरान मुकर्रर किया गया, जबकि अकबर हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था। अकबर के दौर में उसने कई बार बगावत की, लेकिन बाद में दोनों भाइयों में सुलह हो गई। 3. दूसरे बच्चे बेटियां। हुमायूं की बेटियों में अकीका बेगम, बख्शी बानो बेगम और बख्तुन्निसा बेगम शामिल थीं। शाही रिवायत के बाद उनकी बेटियों की शादियां बाअसर मुगल रईसों और शहजादों से सियासी इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर की गईं। मुगल शहंशाह अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मीरास और उसकी सल्तनत को उसके बेटे शहजादा सलीम शहंशाह जहांगीर ने आगे बढ़ाया। अकबर के बहुत से बच्चे थे, लेकिन उसकी मौत के बाद सल्तनत उसके सरदार बेटे ने संभाली, जो बाद में मुगल तारीख के मशहूर तरीन हुक्मरानों में से एक बन गया। अकबर और उनके बच्चों की मुख्तसर तारीख हस्ब झैल है। अकबर के सरदार बेटे शहजादा सलीम जहांगीर अमीर मरियमुज़ ज़मानी की शहजादी जोधा बाई के यहाँ पैदा हुआ। सलीम अकबर का सबसे काबिल और मुमकिना जानशीन था। वो 1605 में अकबर की मौत के बाद मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठा। शहजादा मुराद अकबर का दूसरा सरदार बेटा, जो अकबर की जिंदगी में शराब नोशी और खराब सेहत की वजह से बहुत छोटी उम्र में फौत हो गया। शहजादा दानियाल अकबर का तीसरा बेटा, वो अकबर के दौर में भी ज्यादा शराब नोशी की वजह से जवान होकर मर गया। अकबर की औलाद की तारीख। मौर्रिखीन के मुताबिक अकबर के कुल 10 से 15 बच्चे थे, जिनमें कई बेटियां और दीगर शहजादे शामिल थे। ताहम मुराद और दानियाल जरूरत से ज्यादा शराब नोशी और ऐशो इशरत की वजह से वक्त से पहले ही फौत हो गए। सलीम जहांगीर को अकबर का वाहिद जिंदा वारिस छोड़ दिया। शहंशाह बनने से पहले सलीम जहांगीर ने अपने वालिद अकबर के खिलाफ बगावत की और अबुल फजल, जो उसके एक सरदार नौरगन है, को कत्ल कर दिया, जिससे अकबर को अपने आखिरी सालों में काफी तकलीफ हुई। जहांगीर की बाद सल्तनत। सलीम जहांगीर के तख्त पर बैठने के बाद उनका जानशीन शाहजहां खुर्रम ने किया, जो आज ताजमहल जैसी शानदार यादगारों की तामीर के लिए जाना जाता है।
ये मुगल खानदान और सल्तनत शाहजहां और औरंगजेब और इसकी बाद की दीगर मुगल बादशाहों के दौर में जारी रही। 1638 में इस शहर की सल्तनत का शाहजहां राजा बन गया। 1648 में लाल किला की तामीर मुकम्मल हुई। 1656 में जामा मस्जिद को तामीर किया गया। मतलब 600 साल तक ये देश मुसलमान के हाथों में रहा। 1803 में बरतानवी राज कायम हो गया, जो 1947 तक कायम रहा। 1947 के बाद इसको इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। आज इस देश में 80% हिंदू आबाद है, जबकि 15% मुसलमान की आबादी है और बाकी सब दीगर जो मज़ाहिब हैं, सिख, ईसाई और जैन, दिस दैट, ये सब। दिल्ली शहर में ट्रैफिक हजूम, लोगों का रश बहुत रहता है, हर वक्त रहता है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई जल्दीबाजी में जा रहा हो। शहर के बहुत सारे हिस्से साफ सुथरे हैं, खास तौर से न्यू दिल्ली का इलाका, लेकिन बहुत सारे हिस्से इंतहाई गंदे भी हैं। दिल्ली में लिटरेसी रेट इंडिया के लिए बहुत बेहतर है, जो कि 86% के करीब है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे टूरिस्ट के साथ बदतमीजी भी देखी गई है। इसके अलावा कई जगह कचरा भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट का कहना है कि इंडिया के लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है। सिविक सेंस का मतलब बुनियादी समझ-बूझ। बहुत सारे लोग टूरिस्ट के साथ में बदतमीजी भी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस क्लिप में आप देख सकते हैं ये लोग किस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरह कर रहे हैं एक टूरिस्ट के साथ में। आप देख लीजिए। शायद यही वजह है कि इंडिया में टूरिस्ट की तादाद बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 96 लाख टूरिस्ट ने इस मुल्क का विजिट किया। टूरिस्ट सबसे पहले दिल्ली में आते हैं। ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। अक्सर इस एयरपोर्ट पर आपको रश नजर आएगा, क्योंकि ये दुनिया का 10वां सबसे मशरूफ तरीन एयरपोर्ट है। चलो आपको लेकर चलते हैं दिल्ली का लाल किला, जो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मसरूफ जगह है। यहाँ पे हर वक्त रश लगा रहता है। दिल्ली में मेट्रो ही मौजूद है। यहाँ पे रोजाना 30 लाख के करीब इंसान सफ़र करते हैं इसमें। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इसको शाहजहां ने 1638 में तामीर किया था और ताजमहल और लाल किले को डिजाइन करने वाला शख्स अहमद लाहौरी था। दोस्तों, उस जमाने में मुसलमान के फन तामीर का इस दुनिया में कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। लेकिन लाल किला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका ज्यादातर रंग सफेद था। इसको संगमरमर और सफेद चूना पत्थर से तामीर किया गया था। वक्त गुजरने के बाद में अंग्रेजों ने जब इसकी मरम्मत की तो इसको लाल पत्थर से मरम्मत की गई। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद का चितली गोबर को जाने वाला गेट है। ये लाल किले की टिकट इंडियन 80 रुपए की टिकट है। इसके अंदर एक बाजार भी बनाया गया है। ये बाजार मुगलिया दौर का है। उस दौर में इस बाजार को बाजारे मस्कब भी कहा जाता था। आज इसका नाम चट्टा चौक है। दिल्ली की जामा मस्जिद, जो लाहौर में एक और मस्जिद है जहाँ शाहजहां ने तामीर की थी, वहाँ भी ऐसी सेम मस्जिद है। जामा मस्जिद के इर्द गिर्द बहुत सारे बाजार और भी मौजूद है, जैसे चितली कबर है, जैसे फला कबर है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बाजार है। हाँ, बहुत सारे नाम भी है। आप ये देख लीजिए, ये चांदनी चौक है। ये चांदनी चौक आपको जामा मस्जिद की जस्ट थोड़ी ही दूर पे है। ये दिल्ली की फेमस जगह है, इसका नाम चांदनी चौक है। आप यहाँ मिर्जा गलीब के मज़ार भी देख सकते हैं आप। चलो आपको हम कुछ और दिखाते हैं। आप इसे दिल्ली का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। तंग गलियां और कदीम घर अपनी ही कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की रूह इस पुराने शहर में ही बसती है। चांदनी चौक के बाजार और होटल्स आपको बरसगीर की असल सखावत से रोशनास कराते हैं। यहाँ मुगल दौर की यादें हवा में तैरती हैं। आप देखिए इंडिया गेट, जिसको 1931 में तामीर किया गया था। दोस्तों, इस शहर में मुगलिया दौर की इमारतें बहुत तादाद में मौजूद हैं और मंदिर भी कदीम दौर के हैं, जो अपनी तारीख को बयान करते हैं। और दिल्ली में हज़रत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार भी है, आप देख सकते हैं। इस जगह पे अक्सर लोगों का रस रहता है।
यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत कमाल की है। दिल्ली में चांदनी चौक पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, आप देख सकते हैं कितनी रश है, बहुत रश रहती है यहाँ पे चांदनी चौक में, क्या ही कहने हैं। दोस्तों शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये खारी बावली बाज़ार है, जहाँ पे ये मसालों का बाज़ार है। बहुत ज़्यादा मसाले मिलते हैं यहाँ पे, मार्केट में मसाले ही मसाले मिलते हैं, धान चावल गेहूँ पला पला मसाला मिलता है इधर। अब चलते हैं मिर्ज़ा गालिब की कब्र पे, और यहाँ लाइब्रेरी भी है इनकी, इनका जिक्र हम लोग किताबों में पढ़ते हैं आज के ज़माने में। आप देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की ये लाइब्रेरी। इनका जो घर है वो दिल्ली में मौजूद है, जिसमें ये अपने ज़िंदगी के काफ़ी अय्याम गुजारे थे। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब मीनार है, सबसे उम्दा और सबसे ऊंचा कुतुब मीनार कहा जाता है। दोस्तों दिल्ली की हकीकत ये भी है, इन इलाकों में बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। 5 स्टार होटल भी इस इलाके में बनाए गए हैं, जिसका जगह का नाम कनॉट प्लेस है। इस जगह आकर आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इंडिया में आकर घूम रहा हूँ। दोस्तों दिल्ली की एक हकीकत ये भी है कि यह शहर दुनिया के हवाई आलूदगी में सबसे पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरा नंबर लाहौर का है। आलूदगी की एक बड़ी वजह यहाँ की ट्रैफिक भी है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जिसमें गुर्बत का राज कायम है। हाँ, आम तरीके कचरा और भूख नजर आएगी, और ये हकीकत भी इस अमीर शहर की है। जहाँ पर अमीरी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर गरीबी भी रहती है, आप देख सकते हैं, चाहे न्यूयॉर्क हो या दिल्ली। दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।